नमस्कार, मैं आर के शुक्ला कालका आईएएस एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं कि मौलिक अधिकार। ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर यूपीएससी और पीएससी लेवल का लेक्चर है, क्योंकि हम इसमें उन बारीकियों को जानेंगे जिससे हम मौलिक अधिकार को गहराई से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। पहले मेरा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मौलिक अधिकार और ये किनके विरुद्ध प्रयोग किए जाते हैं? तो पहली बात तो मौलिक अधिकारों का हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है, जो कि भाग 3 का विषय मात्र है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन था किसके विरुद्ध? हम अपने मौलिक अधिकारों को सरकार के विरुद्ध यूज करते हैं, राज्य के विरुद्ध यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो हमें हानि पहुंचा सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ राज्य। इसलिए मौलिक अधिकारों की जो परिभाषा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास हेतु अनिवार्य हैं। इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। तो यह है हमारे मौलिक अधिकारों की परिभाषा। आप देख सकते हैं एक स्लाइड में। अब बात आती है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक शुरू होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जानते हैं 14 से बात करते हैं, 14 से 18, 19, 20, 21। तो अनुच्छेद 12 है क्या और 13 क्या है, फिर अनुच्छेद हम 14 के बाद में जानेंगे। तो अनुच्छेद 12 है राज्य को परिभाषित करता हुआ प्रतीत होता है। अनुच्छेद 12 राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और सांसद, जो भी हमारे संसद है, तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। अर्थात राज्य को परिभाषित करता है अनुच्छेद 12। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। अब हम आगे जानेंगे अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 बेसिकली जो हमें संरक्षण प्रदान करती है न्यायपालिका, उसका जिक्र होता है। अब आता है मौलिक अधिकारों में संशोधन की प्रक्रिया। क्या संशोधन किया जा सकता है? क्या संशोधन के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो जब संशोधन करने पर संसद अथवा न्यायालय अपना हस्तक्षेप करता है? तो अगर हम देखें मौलिक अधिकारों में संसद जो संशोधन होता है वो सिर्फ 3 प्रकार से ही किया जा सकता है। पहली बात तो ये निश्चित माने मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक ऐसे संशोधन में न्यायालय के विचार करता है क्या मूल अधिकारों के संशोधन से संविधान के किसी भी आधारिक लक्षण का निराकरण या विनाश तो नहीं हो रहा, और यदि अगर ऐसा प्रतीत होता है सर्वोच्च न्यायालय को, तो संशोधन उस विस्तार तक शून्य बना रहता है। दूसरी स्थिति मौलिक अधिकार में संशोधन करने की, उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारित लक्षण की कोई सूची जारी नहीं की गई है कि कौन सा लक्षण होगा जिससे मौलिक अधिकारों को रद्द किया जा सकता है, अथवा रद्द मतलब खत्म नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों में संशोधन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। लेकिन उसके कई निर्णय से कुछ मूल ढांचे के बारे में भी पता चलता है।
यह संविधान की सर्वोच्च संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन, पंथ निरपेक्ष शक्तियों का पृथक्करण आदि है। तो अब हम जानते हैं हमारे एक एक करके मौलिक अधिकारों से, लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि भारत के संवैधानिक जो संशोधन किए गए हैं उस इतिहास में मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या बनी रही है। मौलिक अधिकारों की स्थिति, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान संशोधन 1951 की। इसमें अनुच्छेद 31 द्वारा प्रत्याभूत संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। अनुच्छेद 31 में हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उस अधिकार को सीमित कर दिया गया था। तो ये पहली स्थिति दर्शाई गई है मौलिक अधिकारों की भारतीय संवैधानिक विकास में। दूसरा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। अब ये क्या केस था, यह जानना जरूरी है, और इससे मौलिक अधिकारों की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा। यह मामला था कि इस मामले में यह प्रश्न उठाया गया, क्या संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। फिर आता है दूसरा केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यह हुआ था 1967 में। 1967 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार को संविधान में सर्वोपरि स्थिति प्रदान की गई है, अर्थात मौलिक अधिकार संविधान में सबसे ऊपर है। इसलिए संसद अनुच्छेद 368 द्वारा मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। याद रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थिति मतलब साफ कर दी थी कि 368 के दौरान मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। फिर स्थिति में पलटा खाया मौलिक अधिकारों की में, वो था 24वां संविधान संशोधन 24th अमेंडमेंट 1971 में। अब क्या हुआ इस संविधान संशोधन में, यह अधिनियम गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। अनुच्छेद 13 एवं 368 में संशोधन करके संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर कर दिया गया। अर्थात अगर मैं अपने दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में कहूं, तो संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में को जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हो संशोधित करने का अधिकार दे दिया गया। तो याद रखिएगा, 24वां संविधान संशोधन क्योंकि 1971 में हुआ, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन इसके बाद फिर से पलटा मारा मौलिक अधिकारों की स्थिति में। वो पलटा मारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें क्या हुआ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारिक लक्षणों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इस निर्णय में संसद ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया। फिर आया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में 368 में खंड 4 एवं खंड 5 जोड़कर, मतलब अतिरिक्त खंड जोड़ दिए गए, पार्ट जोड़ दिए गए, यह व्यवस्था की गई
कि इस प्रकार के किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई भी संसद संविधान में मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है तो किसी भी भारतवर्ष के न्यायालय में हम जाके अपील नहीं कर सकते। लेकिन ये तो बहुत ही बेतुका हो गया, ये तो बहुत ही बेतुका चीज करी गई, क्योंकि इससे हमारे अधिकार को सीमित कर दिया गया। यही चीज उभर के सामने आई मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। इस मामले में अनुच्छेद 368 खंड 4 को जो इसमें जोड़ा गया था 42 संशोधन में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, रोक लगा दी गई। क्यों भैया रोक लगा दी? क्योंकि वह न्यायिक पुनर्विलोकन का विनाश करने के उद्देश्य से बना था। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का एक आधारभूत लक्षण है। न्यायालय पे शक्ति होती है कि वो अपना किसी भी निर्णय में दोबारा सोच विचार कर सके। और 42 संशोधन ने जो खंड 4 था 368 पर, उसमें तो रोक ही लगा दी थी। यानी एक मौलिक अधिकार को जोड़ने में उन्होंने न्यायपालिका की शक्ति को विराम लगा दिया, सीमित कर दिया था। इसलिए इस जो हुआ 368 का खंड 4 असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। कब किया गया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। तो यह मोड़ लेता चला गया मौलिक अधिकारों की स्थिति जो हमारे संविधान के भाग 3 में दी गई है 12 से लेकर 35 तक। अब हम आगे जानते हैं मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इससे बड़े अच्छे समझिएगा। मैं आपको एक एक बिंदु को प्रकाश डालूंगा। तो शुरुआत करते हैं समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14 to 18। अब यह है क्या? ओके, समता का अधिकार में अगर मैं अनुच्छेद 14 की बात करूं, अगर एक अनुच्छेद को समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समता। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त होना। इसके अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य हमारी हानि कर सकता है और कोई नहीं करता। तो यह मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? राज्यों के विरुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। फिर आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 अर्थात अब इसको हम खुल के समझेंगे। इसके अनुसार राज्य किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। किसी नागरिक को उपयुक्त आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। यह हम समता के अधिकार ही जान रहे हैं। अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। अनुच्छेद 16 मतलब अगर हम इसको खुल के जाने कि लोक नियोजन के विषय में अधिकारों अफसरों की समानता राज्य किस प्रकार दे सकता है और किस प्रकार छीन सकता है, तो जानते हैं राज्य के अधीन नियोजनों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। जैसे अनुच्छेद 16 का खंड 3 के तहत राज्य किसी विशेष पद हेतु नियोजन में
किसी क्षेत्र विशेष में अधिवास को अर्हता के रूप में घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 16 खंड 4 के अनुसार पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद खंड 16 का 5 के अनुसार धार्मिक संस्था या संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। मतलब नियोजन के उपाय राज्य को करने होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं दिखा सकता। अब आता है अनुच्छेद 17 समता के अधिकार में अनुच्छेद 17। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब छुआछूत का अंत करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध करता है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता मतलब अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। 1976 में इसमें मूलभूत परिवर्तन किए गए 1976 में, और इसको नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया। अगर आप किसी से अस्पृश्य मतलब छुआछूत जैसी हरकतें करते हैं, किसी को आप गिरा हुआ समझते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 17। अब हम जानते हैं अनुच्छेद 18 जो कि आखिरी है समता का अधिकार में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसमें कई प्रावधान दिए गए हैं, अगर हम चर्चा करें धीरे धीरे। जैसे सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा, यदि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अंतिम, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि सीधी सी बात है यार, उपलब्धियां हमें एक दूसरे से असमान बताती हैं। जैसे हम पहले कहते हैं महाराजा धीराज पधार रहे हैं, मतलब वो हमसे ऊपर हो गए, तो ये तो एक मतलब असमानता दर्शा रहा है ना। तो इसको समाप्त कर दिया गया, मतलब टाइटल्स को समाप्त कर दिया गया है। अगर आप टाइटल लेना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रपति की आज्ञा लेना आवश्यक है। तो हमने जाना समता के अधिकार में प्रथम विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में जाना लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। अनुच्छेद 17 में जाना अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। चलिए अब हम दूसरे पे आते हैं जो आपको दिख रहा है वीडियो में, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया है। इसमें अगर हम देखें तो वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद के दो भाग हैं। पहला भाग खंड 1 जिसमें अधिकारों की घोषणा है, ध्यान रखिएगा, पहला भाग खंड 1 जिसमें अधिकारों की घोषणा है। दूसरे भाग में खंड 2 से 6 तक वे मर्यादाएं दी गई हैं जो अधिकारों पर लगाई जा सकती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं
का जिनका उल्लेख संविधान में है। वो 6 स्वतंत्रताएं हैं क्या? अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं हम। पहली स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम अपने ओपिनियन, अपना मत के स्वतंत्र हैं, हम रख सकते हैं। दूसरा, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा, समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण का अधिकार। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। और अंतिम छठा, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें कि इसमें 6 स्वतंत्रताएं तो जरूर दी हैं, लेकिन इनके कई उपखंड भी दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो जैसे हमने बात की कि सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, तो आप सम्मेलन तो कर सकते हैं, शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपके सम्मेलन या कोई भी मतलब आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो हड़ताल का रूप प्रतीत होता हुआ नजर आएगा तो प्रशासन उसको रोक सकता है, क्योंकि संविधान में हड़ताल के बारे में या हड़ताल जैसा शब्द का प्रयोग हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं किया गया है। क्योंकि जैसा आपने सुना होगा, जनरली अखबार में और न्यूज़ों में देखते हैं कि डॉक्टर हड़ताल पे चले गए तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आप सही समय पर रहते हुए नहीं वापस आते हैं तो आपको मतलब बर्खास्त कर, सस्पेंड कर दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर आप हड़ताल पे जाते हैं तो आप इस तरीके से किसी दूसरे का मौलिक अधिकार का हरण कर रहे हैं। हो सकता है आप अस्पताल ना जाए तो किसी की मृत्यु हो जाए, तबीयत खराब, तो जीने का अधिकार तो आता है। तो आप ध्यान रखें, आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रशासन को लगता है कि वो हड़ताल बनने जा रहा है, हड़ताल हो रही है, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी और वो आपके मौलिक अधिकार का किसी प्रकार से अंग नहीं रह जाएगा। दूसरी हमने बात की थी इसमें कि कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। मैं इससे सहमत हूं कि आप भारतवर्ष में, जैसे मैं भोपाल से बात कर रहा हूं, कालका आईएएस एकेडमी भोपाल से, तो मुझे यहां पे कारोबार बंदा हो गया, धीमा हो गया, तो भैया मैं तो निकल लिया दिल्ली की तरफ। दिल्ली में सुने काफी अपॉर्चुनिटी है, जॉब आसानी से मिल जाएगी, इवन पेट भरने लायक तो मिल ही जाएगी। तो मैं निकल गया दिल्ली के लिए। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वहां पे मैंने कुछ मतलब अपना व्यापार शुरू किया और उसके लिए एम्प्लॉय रख लिए। ठीक है, तो व्यापार करने का अधिकार तो है भैया, पेट पालने का। लेकिन अगर मैंने एम्प्लॉय रखे और उनका वेतन नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं उनके व्यापार, उनके मौलिक अधिकार जो हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 में, उनका हरण कर रहा हूं। तो प्रशासन को यह अधिकार होगा कि मेरे व्यापार को बंद कर दिया जाए, मेरे व्यापार को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि मेरे मौलिक अधिकार का मैं दुरुपयोग करके किसी दूसरे का मौलिक अधिकार का हरण नहीं कर सकता। तो समझ में आपको शायद आ गया होगा कि व्यापार करने का यह मतलब नहीं कुछ भी करें, इन सबके पीछे कोई ना कोई उपबंध निर्धारित किया गया है हमारे संविधान में। तो इसका मतलब है, चलिए थोड़ा आगे जानते हैं। अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 अधिकार थे, अभी तो हमने 6 जाने, लेकिन अनुच्छेद जो 19 है स्वतंत्रता का अधिकार में, उसमें हमारे 7 अधिकार थे। किंतु संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचे देने के अधिकार जो 19(1) को 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। याद रखना, 44 अमेंडमेंट जो कि 44 संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। तो मेरा क्वेश्चन आता है भैया कि समाप्त कर क्यों दिया गया था? क्योंकि न्यायालय में
बहुत ज्यादा मुकदमे हो गए थे, बहुत ज्यादा मुकदमे बढ़ गए थे। क्यों? दीवार पे अगर बगल का डॉगी आके टॉयलेट कर जाए तो भैया मौलिक अपने संपत्ति का मौलिक अधिकार का हरण है, वो केस करने चले आते थे। दीवार ढह सकती थी भैया, गीली हो गई, सीलन आ गई, तो भैया ऐसे जो मौलिक अधिकार का हरण के केस दर्ज हो रहे थे उनको न्यायालय पे भी शक्ति नहीं थी कि वो सुलझा सकती, इसलिए इसे समाप्त करके 300A में कानून बना दिया गया है। चलिए, तो अब हम आगे जानते हैं। अनुच्छेद 19 तो क्लियर हो ही गया है, 19-20 के बारे में, अनुच्छेद 20 के बारे में। इस अनुच्छेद के 3 खंड हैं। देखिए, पहले अनुच्छेद 20 है क्या? अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। तो इसके 3 खंड हैं और प्रत्येक खंड को हम अच्छे से समझते हैं। पहला खंड अनुच्छेद 20 का, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। मतलब कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्त विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। समझ में आ रहा है? मतलब अगर विधि अभी बनी है, उसने उल्लंघन पहले किया हो तो वो मुजरिम नहीं है। दूसरा खंड है इसी का, अनुच्छेद 20 का, दोहरी क्षति नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। उठा के जब मन चाहा भैया तुमने किया था फिर से बंद कर दिएगा, नहीं, सजा का प्रावधान एक ही बार रहेगा। तीसरा, स्व अभिशंसन नहीं होगा। उपखंड में स्व अभिशंसन नहीं होगा, अर्थात किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध विटनेस देने के लिए साइन नहीं करा सकते जबरदस्ती, कि भैया तू खुद ही कबूल ले कि तूने ही जुल्म किया है। तो ये 3 खंड अनुच्छेद 20 हमें संरक्षण प्रदान करता है। चलिए, अब अनुच्छेद 21 के बारे में हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब समझे नहीं आप? देखिए, किसी के प्राण अगर लेने भी हैं, जीने का अधिकार तो है लेकिन प्राण लेने का भी अधिकार है, लेकिन प्राण लेने के लिए उचित विधि बनाना जरूरी है। बिना विधि बनाए किसी के भी प्राणों का हरण नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूं आपको, सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में, जो कि 1978 में हुआ था, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो कि 1978 मामले में यह कहा था कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी प्रक्रिया उचित, ऋजु एवं युक्ति संगत होनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो उसके लिए केस चलेगा, विधि बनाई जाएगी, तभी उसके प्राण लिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए एक और उदाहरण जान लेते हैं इतिहास से। ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ बैंक 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब जो अनुच्छेद 21 में, उसमें जीवन के अधिकार, मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। बस ऐसे इच्छा मृत्यु देते नहीं देते अपन, आप सुनते होंगे इच्छा मृत्यु दी जा रही है, वो किया जा रहा है, तो इच्छा मृत्यु ऐसे नहीं दी जा सकती। और खासकर एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि जैसे धर्मपत्नी हुई, पति बीमार पड़ा लंबे समय से, धर्मपत्नी तो चाहेगी निपट ले जल्दी से जल्दी, काफी हो रहा है आजकल, कलयुग है, देखा होगा आपने। तो धर्मपत्नी अगर साइन मांगती है कि हाँ इनको इच्छा मृत्यु दे दो, या तो न्यायालय ऐसे नहीं दे सकता। वो धर्म पत्नी बीवी हुई,
या रिश्तेदार हुए, उन पे एक पैनल बैठाएगा न्यायालय, फिर देखे कहीं इनका स्वार्थ सिद्ध तो नहीं हो रहा कहीं जाके। अगर स्वार्थ सिद्ध हो रहा है कहीं, तो इच्छा मृत्यु उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। तो ये एक कठोर प्रक्रिया है इच्छा मृत्यु की भी। समझ में आ रहा है आपको? चलिए फिर आगे जानते हैं। तो अनुच्छेद 21, आपको अगर मैं बात करूं तो समझ में आ रहा होगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, चलिए अब हम आगे जानते हैं। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का एक और जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 21 का, जिसमें कहा गया है, मतलब इसको जाने तो हम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 86 अमेंडमेंट हुआ है 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। मतलब अनुच्छेद 21 का यह अभी वर्तमान में राजस्थान पीएससी में भी आया, 2016 का क्वेश्चन है ये। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार में अंतिम है, धो में। कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण। जैसे देखिए, पहले तो जानिए अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग है साधारण कानूनी मामले से, दूसरा भाग है निवारक हिरासत के मामलों से। तो इसको हम जानते हैं ये है क्या। देखिए, अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने के आधार एवं कारणों से परिचित कराया जाना चाहिए जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई पुलिस वाला आया और तुम्हें गिरफ्तार कर रहा है तो तुम्हारा अधिकार है कि वो तुम्हें ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते तो तुम्हारा गुनाह ना बताए। समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा, उसने अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार वंचित नहीं रख सकता। मतलब मैं अपना खुद का वकील करूंगा, कोई भी कानून मुझे इससे वंचित नहीं रख सकता। जो मेरी इच्छा होगी बड़ा वकील करूंगा। समझ में आ रहा? उसे रोका नहीं जाएगा, जो ये बताया जा रहा है साधारण कानूनी मामले में। तीसरा, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आप अगर साधारण कोई कानून मामला है तो गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के निकटतम समक्ष करना अनिवार्य है। ओके, यह संरक्षण विदेशी शत्रु, जो विदेशी दुश्मन है, शत्रु है, एवं निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध मतलब जटिल कानून अपराध, कानूनी अपराध जो मामले हैं उन्हें। अब आते हैं हम जो बड़े होते हैं, भाग 2। अभी तो हमने साधारण कानून मामले समझे थे, अब आते हैं निवारक हिरासत के मामले। ये जटिल होते हैं मुकदमे। जैसे अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग है निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों को सुरक्षा प्रदान करना। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध होती है। पहले में विदेशी को नहीं है, लेकिन ये दोनों को है। इसके अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि तक रखना आवश्यक है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य की जाएगी। दूसरा, सलाहकार बोर्ड कहां से आएगा? सलाहकार बोर्ड का गठन उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा भूतपूर्व, जो पहले हो चुके हैं, न्यायाधीश अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर होगा। इस बोर्ड द्वारा इस आशय की संस्तुति देने के बाद ही गिरफ्तारी की अवधि 3 माह से अधिक बढ़ाई जाएगी। मतलब सीधा सा है,
अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो जो निवारक निरोध अधिनियम है यह है 1950। इसके अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप जो टाडा लगाया था 1985 में, जो कि 1995 में समाप्त कर दिया गया, ये भी आता है। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा पोटा लगा गया था 2002 में, जिसे 2004 में समाप्त कर दिया गया था, ये भी आता है। तो ये हमारे हो गए अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या पढ़ा? अनुच्छेद 19 था हमारी 6 स्वतंत्रताओं से संबंधित। अनुच्छेद 20 था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का था शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 था कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण। अब हम जानते हैं तीसरा, जो आपको वीडियो में दिख रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। मतलब यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम मतलब बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर रोक लगाता है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। देखिए, आराम से समझिए कि भाई बलात् श्रम का प्रतिषेध क्या है। मतलब आप अगर कहीं कार्य कर रहे हैं और आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उतना अगर पैसा आपको नहीं मिलता, कोई जबरदस्ती अगर बेगार करा रहा है, तो आपके मौलिक अधिकार का वो हरण कर रहा है। समझ में आया? लेकिन इसके भी कुछ उपबंध हैं। उपबंध कैसे? अगर आप अपनी स्वेच्छा से कहीं कार्य करना चाहें, जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना चाहें, तो आपको वो निःशुल्क है, वो तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो वो आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। दूसरा, आपको अगर किसी न्यायालय ने किसी गुनाह के तहत सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, ठीक है, तो आपने 10 साल में आपसे बर्तन मजवाया, झाड़ू लगवाई और आप बाहर निकले और आप कहो कि भैया मैंने 10 साल है ना झाड़ू लगाई जेल में, तो वो आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं कहलाए, क्योंकि आपने विधि के तहत आपको मुजरिम ठहरा के जेल भेजा गया था और साथ साथ आपको विधि के अनुसार ठहराया गया था। समझ में आ रहा है? ओके। अब आता है अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों किसी कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय नियोजन में काम नहीं कराया जाएगा। मतलब बच्चों से कार्य ना कराने पे जोर देता है अनुच्छेद 24। अब आते हैं आगे, चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता जा रहा हूं जिससे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन ना रहे। ये यूपीएससी लेवल का है, इसलिए मैं आपको इसमें अनुच्छेदों के साथ साथ खंड भी बता रहा हूं, क्योंकि आपको किसी भी क्षेत्र में जरा सी भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए, तो हम बात करते हैं अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संविधान की उद्देशिका में यह कहा गया है कि हमारा गणराज्य अन्य बातों के साथ साथ पंथ निरपेक्ष है। 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, यह याद रखना। संविधान में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा सभी धर्मों को समान आदर तथा संरक्षण प्राप्त है। धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण तथा समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो अब हम जानते हैं एक एक करके अनुच्छेद 25 से 28 तक। ये ध्यान रखना, 42वां संशोधन से पंथ निरपेक्ष जुड़ा है। पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को आदर देगा। चलिए, तो अनुच्छेद 25, अंतःकरण की ओर
धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब हम किसी प्रकार प्रचार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और धर्म को मान सकते हैं, उसमें कोई भी हमें रोक टोक नहीं करेगा। दूसरा, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब मैनेजमेंट। अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा दिए गए अधिकार असीम नहीं है। एक तो वे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं। ध्यान रखना ये लाइन को, अनुच्छेद 26 में बता रहा हूं मैं, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए। ये पीएससी, राजस्थान पीएससी 2013 क्वेश्चन है कि हम ऊपर पढ़ लेते हैं धार्मिक कार्य को स्वतंत्रता। भैया धार्मिक कार्यों में क्या है? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं, अर्थात अनुच्छेद 26। दूसरे, राज्य विधि बनाकर आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अंतर्लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित कर सकता है। मतलब जैसे हम देखिए, आपने शिरडी ट्रस्ट सुना है, वैष्णव ट्रस्ट सुना है, तो वहाँ पे आपने कभी देखा है कि टीआई साहब बैठे हैं या एसपी साहब बैठे हैं और वो प्रसाद बांट रहे हैं, वही पूजा कर रहे हैं? नहीं ना। मतलब एक संस्था बनाई जाती है जिसका मैनेजमेंट खुद आपके अधिकार में होता है। तो हम खुद मैनेजमेंट कर सकते हैं, मंदिर, धार्मिक विचार, अगर कुछ भी बनाते हैं हमारा खुद प्रबंधन रहेगा, उसमें राज्य का कोई भी रोक टोक नहीं हो, हम खुद प्रबंधन मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अर्थात देखो, इसको समझो, अनुच्छेद 27 में जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने करों को अवैध घोषित किया गया है। कर मतलब, कर क्या है? अनिवार्यता को दर्शाते हैं। जो कर होते हैं टैक्सेस, भाई हिंदू हो, मंदिर में जा रहे हो, भाई टैक्स पे कर दो, तो टैक्स तो अनिवार्यता है। टैक्स को मतलब खत्म कर दिया गया है इस अनुच्छेद 27 में उच्चतम न्यायालय द्वारा। लेकिन शुल्क को लगाना माना गया। शुल्क मतलब चंदा, क्योंकि शुल्क में अनिवार्यता नहीं आती, करों में क्या होती है? अनिवार्यता। अनुच्छेद 27 करों को समाप्त करता है, शुल्क को मान्यता है। मान्यता मतलब आते हैं चंदा लेने, भैया माता बैठानी है, गणपति बैठाने, चंदा दे दो, तो आपकी इच्छा होती है दो या ना दो, तो उसमें अनिवार्यता नहीं है। लेकिन करों में क्या है? अनिवार्यता है। तो यह अनुच्छेद 27 करों को समाप्त करने की बात करता है। अब आता है अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आप धार्मिक शिक्षा उसमें अपने हिसाब से कुछ स्वतंत्रता दी गई हैं, उन्हें मान्य किया जा सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है। जैसे भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेज खुल जाते हैं, ये इसी अनुच्छेद का कुछ कुछ तो दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए शिक्षा का स्तर नीचे गिरता है अनुच्छेद 30 की वजह से। इसके लिए इसमें कुछ संशोधन किया गया है। जैसे समझिए, आराम से समझो अनुच्छेद 30 को। अनुच्छेद धर्म और भाषा पर आधारित सभी अनुच्छेद धर्म और भाषा पे अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है। और इसी प्रकार अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान 3 प्रकार की हो सकती हैं। राज्य के आर्थिक सहायता व मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थान, मतलब अल्पसंख्यक संस्थान होती क्या है? वो संस्थान होती हैं जो राज्य के आर्थिक सहायता व मान्यता प्राप्त करने वाले हैं। दूसरे वो होते हैं ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त लेते हैं किंतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते। तीसरे उस प्रकार के होते हैं ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त तो करते हैं
प्राप्त भी नहीं करते और सहायता भी नहीं लेते, ऐसे संस्थान भी होते हैं। देखो आराम से समझो, जो अनुच्छेद 30 है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करता है। अब अल्पसंख्यक जो वर्गों के संस्थान होते हैं, शिक्षा संस्थान, वो कैसे होते हैं? पहला तो वो होगा जो राज्य से अनुदान ले रहा है, सहायता प्राप्त कर रहा है और मान्यता ले रखी है। दूसरा वो होगा जिसपे मान्यता है लेकिन आर्थिक सहायता पैसा नहीं लेता। तीसरा वो हो सकता है जो ना पैसा लेता है, ना मान्यता होती है, कोई प्रकार का हो सकता है। तो आप खुद सोचो, अगर ऐसी व्यवस्था हो गई तो शिक्षा का स्तर कैसा हो जाएगा? मैं अपना स्कूल खोल के बैठ जाऊं, कोई भी अपना स्कूल खोल के बैठ जाएगा, हमारा मौलिक अधिकार है खोलने का अपने हिसाब से, लेकिन शिक्षा का स्तर कहाँ चला जाएगा? ना फैकल्टी अच्छी होगी, ना कुछ होगा, बहुत देख रहे हो आप। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए भी कुछ कार्य किए गए हैं। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देने जा रहा हूं। उदाहरण है, अगर हम देखें, TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यद्यपि सरकारें और विश्वविद्यालय गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की प्रवेश तथा नियुक्ति संबंधी नीतियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। कहां से नियुक्ति और नियंत्रित कर सकती हैं? लेकिन वे इसके लिए शैक्षणिक योग्यता नियत कर सकती हैं और शैक्षणिक स्तर बनाए रखने के लिए ये नियम बना भी सकती है। मतलब विश्वविद्यालय जो होंगे, राज्य होंगे, वो जो कोई भी स्कूल कॉलेज खोल रहा है, अल्पसंख्यक संस्थान खोल रहा है, उसके लिए एक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जा सकती है जिससे शिक्षा को बचाया जाए, उसका स्तर नीचे से रोका नहीं जाए। ध्यान रखना, TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002। चलिए अब आगे आते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। देखो 31 के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि 31 समाप्त कर दिया गया है, वो था संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 32, मैं आपको एक एक चीज जो बता रहा हूं ना, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन यूपीएससी और पीएससी में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। तो अगर इससे पहले सब्सक्राइब कर लेना तुम हमें, जिससे हम आगे वाली वीडियोस आपको दे सकें। दूसरा, आप इनको ढंग से समझना, क्योंकि इसलिए मैं आपको खंड भी उपखंड भी बताता चल रहा हूं, उदाहरण भी देता चल रहा हूं साथ साथ। चलिए तो अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है। मतलब इसमें एक संरक्षण के रूप में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। जैसे रिट, WRIT, उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। संविधान में 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। मतलब जब हमारे पे राज्य हमारा अपमान करेगा, हमें हानि पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा, तो हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? न्यायालय का। न्यायालय उसको रोकने के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 32 में 5 अधिकार हैं जिन्हें हम रिट कहते हैं। वो अपने 5 रिट को द्वारा राज्य की नाक में नथेल कस देगा। अब ये रिटें हैं क्या? पहली रिट वो हम जानते हैं, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस रिट के लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी राज्य या व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। मतलब अगर आपने जबरदस्ती किसी को बंद करके रखा है, सालों गुजर गए, तो न्यायालय उस व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है कि भैया इसे बंद क्यों करके रखा गया है इतने सालों से, ठीक है, इसका दोष क्या, उसे दोबारा उस पर विचार कर सकता है। दूसरी रिट जारी करेगा परमादेश। यह रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक मतलब सरकारी पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, मतलब अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहा, पुलिस अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, इसके लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। यह है परमादेश। दूसरा है प्रतिषेध। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी
किया जाता है। मतलब कोई काम कर रहा है, स्टे लग जाता है ना, अब देखा होगा स्टे लग गया, तो ये प्रतिषेध के अंतर्गत आता है। चौथा है उत्प्रेरण। यह एक निवारक एवं सहायक रिट है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारों के विरुद्ध जारी की जाती है, जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है। मान लो किसी न्यायालय क्षेत्र में कोई मुकदमा नहीं आता है, फिर भी उस न्यायालय में उस मुकदमे में अपना दखल अंदाजी दे रहा है, तो उसको समाप्त करने के लिए उससे ऊपर का न्यायालय उत्प्रेरण रिट जारी कर सकता है, उसको जारी करके उसे रोक सकता है। आखिरी अंतिम रिट है अधिकार प्रच्छा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो हमने जानी 5 रिट। पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो अनुच्छेद 32 में यूज होती है, मतलब संरक्षण देने के न्यायालय यूज करता है। दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेरण, पांचवी अधिकार प्रच्छा। अब ध्यान सुनिएगा, जो अनुच्छेद 32 है और 226 226, अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है और उसे नकार नहीं सकता। लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ये तो उच्चतम न्यायालय हो गया 32, अब हाई कोर्ट भी तो करते हैं उच्च न्यायालय, तो वो आते हैं 226 अनुच्छेद में। लिख लेना, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के विवेकानुसार है, इसलिए वह अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। अब बात आती है यार कि हम अनुच्छेद, मैंने बोला था हमारे मौलिक अधिकार शुरू होते हैं 12 से लेकर 35 तक। 12 में राज्य शब्द की उत्पत्ति थी, अनुच्छेद 13 में संरक्षण था, न्यायालय जो संरक्षण देता है, और 14 से लेकर 32 तो आपके सामने वीडियो में है ही, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब बात आती है अनुच्छेद 33, 34, 35 क्या है? 33, 34, 35। चलिए तो हम अपनी वीडियो में देखते हैं। अनुच्छेद 33, 34, 35 सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार है। अनुच्छेद 33, संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है। वो तो दिन भर खड़े रहते हैं बॉर्डर पे, हाँ या ना? हमें लिखा गया कि हम ज़्यादा काम ना करें, वो ना करें, 8 घंटे ज़्यादा होंगे तो मूल मौलिक अधिकार का हरण है, शोषण है। लेकिन तो इसमें संसद द्वारा इनके मूल अधिकारों की सीमा निर्धारित की जाए। किसकी? सैन्य बलों की, अर्धसैनिकों की। ठीक है। अनुच्छेद 34, जब भारत में कहीं मार्शल लॉ मतलब सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करेगा। अनुच्छेद 34 में जब सेना विधि मार्शल लॉ लगा होगा भारत में, तो संसद द्वारा मूल अधिकारों को रोका, समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 35, संसद को कुछ मूल अधिकारों जैसे अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 35 में संसद को कुछ मूल अधिकारों जैसे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल क्या होता है? जो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बनता है, वो राज्य का विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल को शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन इन अनुच्छेदों में संसद अपना जोर दिखा सकती है। तो हमने जाना कंप्लीट मौलिक अधिकारों को 12 से लेके 35 प्लस उसके उपखंडों को। अगर आपको अच्छे लगे हैं, अच्छे तो लगे ही होंगे क्योंकि हमने बहुत बारीकी दी है, और आप दूसरी अन्य वीडियो भी चाहते हैं जैसे मौलिक कर्तव्य और के हो गया, मूल कर्तव्य के साथ खंड भी चाहते हैं, संविधान संशोधन चाहते हैं विस्तृत तरीके से यूपीपीएससी के, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, अभी तुरंत क्लिक करें, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।
74005050 कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम RK शुक्ला है। मैं कालका IAS जो कि भोपाल में मध्य प्रदेश में है कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा हमारी विशेषज्ञ टीम है जो PSC और UPSC में ही फोकस करती है। आप हमसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं थैंक यू एंड गुड लक।